अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से आज अडियाला जेल में शेड्यूल के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात करना थी, जिसमें पार्टी में इख्तलाफात और ग्रुप बंदी के हवाले से गुफ्तगू की जाना थी। लेकिन सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत 8 रुकनी वफ़द को जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया और 4 घंटे के तवील इंतजार के बाद पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने कुछ यूँ निकाला। हमारी मुलाकात कोर्ट के ऐन मुताबिक शेड्यूल थी और उस पे नाम आए थे। 1:15 बजे से लेके तकरीबन 4:30 बजे तक हमें इस धूप में, इस गर्मी में नहीं मिलने दिया इमरान खान साहब से। इस अडियाला जेल के अंदर ही एक चौकी है, हम लोग वहाँ पे खड़े थे तो SHO आया, उसने कहा जी हमें हुक्म है। सर आप समझदार शख्स हैं, आप समझ जाए कहाँ से हुक्म आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है और एक रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है, हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम लोग इस पूरी इंतजामिया को लाइन हाजिर करेंगे और पूछेंगे कि इनकी क्या मजाल इन्होंने हमें रोका यहाँ पे इमरान खान साहब से। एक तरफ इख्तलाफात का मामला है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हफ्ते को इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए यकजा है और आज ज़िला इंतज़ामिया ने भी PTI को तरनौल चौक के पास जलसा करने की इजाज़त दे दिया। लेकिन साथ में ही PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को DC ऑफिस के सामने से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उधर UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा है कि इमरान खान के हवाले से मामलात में मुस्बत तब्दीली चाहते हैं। इसके अलावा क़यादत के मुक़द्दमात और अपोजिशन अलायंस का मुस्तक़बिल, इन तमाम मामलात पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब। इंतज़ार साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या वजह है कि आज शेड्यूल भी थी मुलाकात, तमाम लोग पहुँचे भी और मुलाकात नहीं कराई गई? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। इसकी रीज़न्स हमें बिल्कुल मालूम नहीं है जी। हमारा जो शेड्यूल होता है वो जुमेरात के रोज़ 2 बजे 6 लोगों की मुलाकात होती है। हमने बार बार ये सदा की है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है और कोर्ट्स के अंदर भी हम गए हुए हैं। आज भी एक केस खान साहब की जानिब से फ़ाइल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पेंडिंग था। लेकिन ये अपनी तरफ से ख़ुद लिख के इन्होंने बार बार हाई कोर्ट्स में हमारी पिटिशन्स के जवाब में ये कहा है और लिख कर दिया है कि 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी। एक ट्यूसडे को लॉयर्स और फैमिली की मुलाकात होती है और थर्सडे को सिर्फ जो है वो बाकी दीगर दोस्त और पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे अहदेदारान हैं उनकी मुलाकातें तो होती हैं। आज की मुलाकात के लिए ये बताइए कि आज की मुलाकात के लिए जो फहरिस्त वगैरह थी या जो दफ्तरी कार्रवाई थी वो मुकम्मल थी? जी बिल्कुल मुकम्मल थी। वही मैं अर्ज़ करने लगा था कि इस मुलाकात के लिए हमने ट्यूसडे को उनको 12 नाम भिजवाए थे, क्योंकि वो खान साहब उसमें से नाम सेलेक्ट करते हैं खुद। और ये मतलब एक ऐसा है कि हम ये शुरू से ऐसे चलता आ रहा है जी। उसके बाद आज कल हमें कंफर्म किया गया कि ये जो 6 नाम हैं ये कंफर्म है। बाद में जो है वो हमें बताया गया कि मीटिंग का टाइम जो है वो 2 बजे होगा। तो ये एक शेड्यूल मीटिंग थी जो हर हफ्ते हुआ करती है और इस तरह से आपने देखा होगा कि मीडिया भी रिपोर्ट करता है कि हर हफ्ते मीटिंग होती है। आज इस आई डोंट नो कि क्या वजह बनी। मैं तो आज मेरी खान साहब के साथ मुलाकात तय नहीं थी, बाकी दीगर जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात थी। मेरी मुलाकात आज बुशरा बीबी साहिबा से थी, तो उस वक्त मैं वहाँ जेल में मौजूद ज़रूर था। मेरी मुलाकात बीबी साहिबा से हुई है, उनकी फैमिली की भी, इनकी बेटी की भी मुलाकात हुई है। लेकिन जो खान साहब का मुलाकात है वो बीबी साहिबा की मुलाकात के बाद होती है। तो और वो एक ही कमरा है जिसके अंदर मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन बाद में अननोन रीजंस हैं, हमें अभी तक कोई इन्होंने वजह नहीं बताई कि आज की मुलाकात क्यों कैंसिल की गई और क्या वजह है। अलबत्ता ये है कि पहले उन्होंने कहा कि 6 जो लोग हैं वो उनको मुलाकात में से आप 4 सेलेक्ट करें और 4 में से फिर जो 4 जब खुद से उन्होंने फिर 4 लोगों को ऑफर किया कि आप करें, तब तक वो जो है सब लोग जा चुके थे। तो अब ये क्या बताया गया है कि नेक्स्ट मुलाकात कब करवाई जाएगी? क्या ये बताया गया है कि आज अगर मुलाकात नहीं करा रहे तो कब कराएंगे? देखिए जी, इस वक्त तक हमें बिल्कुल सूरत हाल जो है वो वाजे नहीं है। हमारी मुलाकात हर हफ्ते होती है। अगर किसी दिन छुट्टी आ जाए तो वो छुट्टी वाली मुलाकात कैंसिल ही हो जाती है। तो आज का दिन अगर मिस हो गया तो ये प्रोबेबली नेक्स्ट वीक अब करवाएंगे। एक तो कल वहाँ ट्रायल की हियरिंग है, सुबह हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो मुलाकात
आज वाली है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें अच्छा, बताया ये नहीं बताइएगा कि हमने बुशरा पूछा भी बीबी जरूर है साहिबा उनसे, जेल वालों से आपकी जो मुलाकात हुई, क्या वो भी पार्टी के उमूर पे आपको कोई हिदायत देती हैं कि फलां चीज़ ऐसे होनी चाहिए, फलां चीज़ ऐसे होनी चाहिए? नहीं जी, उनका बिल्कुल पार्टी के अमूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अब ज़ाहिर है वो दो उनके घर हैं ज़मान पार्क और इधर इस्लामाबाद में, तो उनका जो केयर टेकर्स हैं उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं है। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे कुछ हिदायत दी थी जो मैंने उनके जो केयर टेकर्स हैं उन तक पहुंचाई। इसके अलावा उनकी सेहत के बारे में जो है वो बेसिकली आज की मीटिंग का जो मकसद था। अच्छा। उनके मुख्तलिफ टेस्ट आपको मालूम है पहले भी हो चुके हैं। इस वक्त भी उनकी सूरत हाल इस तरह से है कि उनके पाँव और हाथ में सूजन है और उनकी तबीयत कंटिन्यूसली ख़राब है जब से वो जेल में गई हैं, और एक शिकायत उन्होंने लगाई थी कि मेरे खाने में कुछ दिया गया है। तो अब आज उनके टेस्ट होने थे जो कि टेस्ट कैंसिल किए गए और हमें कहा गया है कि कुछ चंद दिन में या मंडे या ट्यूसडे को मे बी। तो क्या बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात करवाई जाती है खान साहब से? ये दो ओकेजन्स होते हैं। एक तो वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो उस ट्रायल के दौरान जाहिर है वो दोनों अक्यूज्ड हैं, तो अक्यूज जो हैं वो सामने अदालत के पेश होते हैं, तो उस वक्त उनकी मुलाकात होती है। और अदरवाइज ट्यूसडेज को जो है वो मुलाकात, फैमिली डे जो पहले मैंने आपको शेड्यूल बताया है उसमें फैमिली डे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मुलाकात नॉर्मली कराई जाती है वहीं जेल के अंदर। अच्छा, आप जो बुशरा बीबी की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको एक काफ़ी पॉलिटिकल इशू भी बनाया है। ये बताइएगा कि क्या आप लोग उन्हें हस्पताल मुंतकिल करवाना चाहते हैं या कुछ और मामला है? देखिए जी, अगर अस्पताल मुंतकिली का मामला होता या ये मतलब जो टफ हालात हैं जेल के, अगर इनसे भागने का कोई मामला होता तो हम खुद पिटिशन फाइल ना करते। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये बनीगाला सब जेल के खिलाफ बुशरा बीबी खुद गई हैं, तो अगर उस किस्म की कोई चीज़ होती तो वो यकीनी तौर पे वो पिटिशन फाइल न की जाती और उससे आगे की कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की जाती। लेकिन इस तरह की बात नहीं है। तो वो कंफर्टेबल नहीं थी ना। बनीगाला की सब जेल में भी ये खाने में कुछ मिलाने वाला जो मामला है ये भी तो वहीं से आया था ना, तो वहां भी वो कंफर्टेबल तो नहीं थी। देखिए ये चीज़ें जो हैं, अब देखें ना, अगर वो वहाँ से अगर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना होता तो फिर हम उनकी सेहत के बारे में बार बार वो इस किस्म की पिटिशंस कर रहे होते हैं। हम वो आज भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी इवन अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसको पब्लिक भी किया जाए। वो तो उन्होंने ये भी मना किया है। वो चाहती हैं कि जो मसाइल इस वक्त मैं फेस कर रही हूँ हेल्थ के, उनका इलाज कम से कम प्रॉपर हो जाए। बाकी इसके अलावा उनका कोई एजेंडा ये नहीं है कि ये बताइए बुशरा बीबी की लिविंग कंडीशंस क्या है? इमरान खान साहब की जो लिविंग कंडीशंस है वो तो हमने देख ली, वो तस्वीर तो खुद हुकूमत ने जारी कर दी। क्या उन्हें भी ये सहूलियात या आसाइशें मुहैया हैं जो इमरान खान साहब को हैं? खान साहब को तो जो देखी हैं आपने, इनको अगर आप आसाइशें कहते हैं तो जी मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। जी जी वो जो हमें बताया गया जी, वो रूम हमें विजिट तो नहीं करवाया गया और ना उसकी कोई तस्वीर हमें दी गई है, ना जारी की गई है किसी जगह पे। बताया ये गया कि एक रूम है जिसके अंदर एसी वगैरह नहीं है, उनको भी एक एयर कूलर की सहूलत है। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि उनको एक इलेक्ट्रिक वो फ्रिज होता है, फ्रिज तो नहीं आप उसे कह सकते, एक पानी ठंडा करने के लिए डिवाइस होती है, वो डिस्पेंसर नहीं, डिस्पेंसर के अलावा एक वो उसको कहते हैं कुछ कूलर टाइप है। अच्छा। तो वो भेजा हमने, उन्होंने जो है उसको रिजेक्ट किया कि ये क्योंकि बिजली पे चलता है तो इसलिए ये नहीं देंगे। तो उनके पास पानी ठंडा करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, गर्म पानी है। और ये तो इमरान खान साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो किताबें मांगते हैं आने जाने वालों से, अपनी फैमिली से। तो बुशरा बीबी के क्या तकाजे होते हैं कि उन्हें क्या चीज़ें चाहिए? बुशरा बीबी भी जब किताबें ही मांगती हैं, उनको भी मुख्तलिफ इस्लामी किताबें जो हैं वो उनकी होती हैं और वो उसके मुताबिक उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, दोनों बुक्स ही मांगते हैं जी। अच्छा, इंतज़ार साहब ये भी बताइएगा, अब इस्लामाबाद में जलसा है और उससे पहले ही हम देख रहे हैं आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस तरह तो फिर उस दिन भी मुश्किलात ही होंगी आप लोगों के लिए।
देखिए जी, ये मुश्किलात अब इतनी ज़्यादा आ गई हैं और इतने हर रोज़ आती हैं। आपको क्या बताएं कि कल लाहौर के अंदर जो है वो छोटे 3-4 इवेंट्स हुए थे। हमारे यूथ के कुछ लड़के जो हैं उन्होंने छोटे छोटे जो कॉर्नर मीटिंग्स की, तो 6 FIR दर्ज की गई हैं मुझे जो बताया गया है। अच्छा। और मुख्तलिफ लोगों को जिनके घरों पे या जिनकी वो बैठने की जगहों पे के ऊपर वो लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम को उठा लिया गया है। तो ये चीज़ें अब हर रोज़ हो रही हैं। आमिर मुगल साहब को जिस तरह से उठाया गया है, इससे ये इनकी परेशानी ज़ाहिर होती है। जिस तरह से हमें रोका जा रहा है, हर तरह से रोकने की कोशिश थी, उस सब के बावजूद आपने देखा कि 8 फरवरी को लोगों ने एक फैसला सुनाया, एक इनकलाब लेके आए लोग। तो ये चीज़ें अब इन्हें समझनी होगी कि इन चीज़ों से लोग आगे निकल चुके हैं, ये खौफ के बुत टूट चुके हैं, लोग खौफजदा नहीं होते। अगर अगर आमिर मुगल साहब को उन्होंने उठा लिया है तो पूरी बाकी तंजीम है, पूरी कौम है। अब तो लोगों ने साबित कर दिया है कि 8 फरवरी को बगैर किसी लीडर के, किसी कैंडिडेट के, जिस तरह से उन्होंने वोट ढूंढ के सिंबल्स को दिए थे, तो अब तो ये उसी तरह से होगा। लोग खुद आएंगे। लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है तंजीम को। हमारी तंजीम ने तो एक वहाँ पे जलसे का स्टेज बनाना है, बाकी तो लोग आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताएगा कि खान साहब पर तो वो इद्दत केस वाला ही मामला बाकी है, इसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं, दीगर जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से क्या सूरत हाल है अदालतों में? देखिए जी, खान साहब के ऊपर एक मुकदमा तो ये है जिसमें कि जिस तरह से जज फिक्सिंग की गई, बेंच फिक्सिंग आप इसे कहें, कि अपनी मर्जी के एक जज के पास इसको भेजा गया, जिसने जिस तरह से उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन को उन्होंने डिसमिस किया, वो वाज़ेह है कि ये किस तरफ लेके जाएंगे। एक तो ये है। इसके अलावा खान साहब पे 2 मजीद मुकदमात बनाने की जो तैयारी है, कल ही समरी जो है वो पब्लिक की गई, और ये शायद ये पहली अप्रूवल होगी पंजाब कैबिनेट की जानिब से जिसमें ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी गई विदाउट इवन कंसिडरिंग कि उस कंप्लेंट में क्या है, या कंप्लेंट को पब्लिक भी नहीं किया गया। अच्छा। और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये समरी कभी कैबिनेट के सामने नहीं रखी गई। सिर्फ कैबिनेट के सामने एजेंडा था कि खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात कायम करने हैं, और बगैर तफसील शेयर किए उन्होंने ये इजाज़त दे दी है। तो एक तो ये नया केस ये बनाने की कोशिश है। इसके अलावा FIA की इंक्वायरी भी एक उन्होंने लॉन्च कर रखी है, जिसके वो ट्वीट के ऊपर। बाकी लीडरशिप आपके सामने 9 मई के झूठे तरीन मुकदमात, जहां पे आप ये देखिए कि जब जब भी इंडिपेंडेंट कोर्ट्स के सामने 9 मई के मुकदमात गए हैं, आपको तारीखी अल्फाज में ही जजमेंट्स मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा हो, तो ये हर जगह फैसलाबाद का फैसला मैं कल पढ़ रहा था, वहाँ पे शिवरी फराज साहब और उमर अयूब साहब की जो बेल अभी रिसेंटली कंफर्म हुई है, उसके अंदर जो रिमार्क्स जज साहब ने लिखे हैं वो तमाचा है सारे इस बयानिए के ऊपर, नैरेटिव के ऊपर, कि ये किस तरह से लोगों को 1 साल से उठा रहे हैं, और कोई तादाद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने लिस्टें पहले से बनाई हुई थी और उसके मुताबिक इन्होंने लोगों को उठाया है, बगैर कि ये इन्वेस्टिगेट किए कि किसी ने कुछ रोल उसके अंदर प्ले किया है या नहीं किया। एक बंदा कराची में भी है, एक बंदा सरगोदा में भी है, एक मियांवाली में भी है, फैसलाबाद में भी है, गुजरांवाला में भी है, लाहौर में भी है। तो एक इंसान कितनी जगहों पे हो सकता है सिमल्टेनियसली? अच्छा, ये बताएगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई में कौन से मुकदमात हायल हैं? जी, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब अरेस्ट हुए थे 10 मई को यहाँ से GB हाउस इस्लामाबाद से, तो उनके ऊपर 9 मई के जितने मुकदमात थे उनमें से वो बेल आउट हुए। अच्छा। अब एक नई सीरीज जो है, जिन मुकदमात जो बच गए थे उनको फिर से उन्हीं केसेस के अंदर नए जो मुकदमात 9 मई के थे, अच्छा, जिनमें पहले उनको नॉमिनेट नहीं किया गया था, उसी के अंदर इन्वॉल्व करके अब लाहौर के चंद केसेस हैं जिसके अंदर उन्हें बंद किया गया है। तो उम्मीद तो ये है कि वो भी जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, आज जैसे इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब भी कह रहे थे कि शेड्यूल होती है मुलाकात, नाम भी दिए गए, यानी पूरी तैयारी की गई, फिर भी मुलाकात नहीं हुई, इसके पीछे हुकूमत का क्या मकसद है, क्या मुहर्रिकात हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसके पीछे आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो यकायक आपको एक उभार नज़र आया था कि मुख्तलिफ लोगों के मुकाबले पे नजर आ रहे थे। हाँ। यानी सब इमरान खान को तो सामने रखे हुए थे, हाँ, लेकिन आपस में झगड़ रहे थे। तो अब आपको जैसे ही, और हम पहले भी बात कर चुके हैं और सभी लोग ये बात करते हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं थी, हाँ, ये इख्तलाफात सबके सब दम तोड़ जाने थे। हाँ। तो आज की मुलाकात ना करवा के हुकूमत ने एक्चुअली ये सिग्नल दे दिया है
कि हम चाहते हैं कि ये सूरत हाल ज़रा प्रोलॉन्ग करें, अच्छा, कि वो जो इख्तलाफात की सूरत हाल है, इख्तलाफात की जो कैफियत है वो बढ़ती हुई नजर आए, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे। लेकिन क्या बढ़ेंगे आपको लगता है? मेरा ख्याल है कि आज का जो वाकया है ना, जो आज का हाँ। वाकया है, उसने काफी लोगों की आंखें खोल दी होंगी हाँ। कि दरअसल वो अपने अगर किसी दोस्त के कहने पे कोई कुछ शोर मचा रहा था या किसी भाई के कहने पे कुछ शोर मचा रहा था, तो होपफुली अब वो शोर आपको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होता हुआ नजर आएगा। हाँ, क्योंकि आज हमें रहनुमा बड़े मुत्तहिद नजर आए। शमदाना गुलजार साहिबा ने कहा ना कोई पंजाबी ग्रुप है ना कोई पख्तून ग्रुप है। ऐसा भी नहीं है। अच्छा। देखिए, कुछ लोग तो अबीब साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि शमदाना साहिबा और शेर अफजल मरवत साहब के अलावा भी एक ग्रुप है, इन दो ग्रुप्स के अलावा। एक बात समझिए, ये बात दुरुस्त है कि आपको जितने भी लोग आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। अब हालांकि ये जो पीटीआई है ये किसी एक सूबे की पार्टी तो नहीं है, इसमें सारे लोग शामिल हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठने की मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो यह है कि वहाँ पे कुछ लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जैसे शहरियार आफरीदी के साथ हुआ, जैसे जुनैद अकबर के साथ हुआ, जैसे इस तरह के और लोगों के साथ हुआ, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये शायद एहसास है कि हमारी उन कुर्बानियों की पूरी पजीराई नहीं की जा रही। दूसरी बात यह है कि बाज़ जगह पे आप देख लीजिए कि जो सूबे में चूंकि हुकूमत भी है, तो जब हुकूमत होती है तो थोड़े से एमएनएस को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। एमपीएस तो चलिए पेशावर में बैठे हैं ना, एमएनएस तो हर वक्त वहाँ नहीं होते, तो उन्हें भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा एक और फैक्टर भी है, जैसे शेर अफजल मरवत साहब का। शेर अफजल मरवत साहब की वजूहात कुछ और भी हैं। अच्छा। मतलब वो वजूहात जैसे उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक बयान दिया था, उससे जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ वो बयान नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई बातें। अच्छा। वो किसी जगह बैठ के ज्यादा तल्ख हो गए थे। अच्छा। तो फिर उन्हें उस तलखी की भी थोड़ी सी सजा भुगतनी पड़ी। दूसरी एक बात यह है कि जैसे शेर अफजल मरवत साहब है, वो समझते हैं कि वो सलीम सैफुल्लाह को हरा के आए हुए। तो सलीम सैफुल्लाह साहब में और उमर अयूब साहब में आपस में रिश्तेदारी। अच्छा, ठीक है ना? तो अब आप जरा देखिए जी, अब आप ये भी एक जरा मामला देखिए ना कि अब शेर अफजल मरवत साहब को जब नजर आता है कि हो, अब यानी चाहे आप कितने भी एक दूसरे के करीब हो पार्टी के अंदर, लेकिन जाहिर है वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो वो सूरत हाल थोड़ी सी वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। अच्छा अबीब साहब, एक और अहम खबर आज ये आई है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाने का फैसला किया है। अब वो जब वापस आएंगे वतन तो वो APC बुलाएंगे, जिसमें तमाम सियासी जमातों के इस ऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। तो इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? ये जंग के बाद याद आने वाला मुक्का है। अच्छा। ये ऐसी चाल है जिसका वक्त गुजर चुका है। अच्छा। उसूली तौर पर जब अज़्म इस्तेहकाम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही थी, तो उस वक्त सारी पार्टियों को एतमाद में लेना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हुआ क्या कि सरकारी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को बताने से पहले एक बंद कमरा इजलास में हमारे दानिश्वरों को ये बताया गया कि जनाब हम एक ऑपरेशन के बारे में भी प्लान हो। ठीक। तो जब रियासती ढांचा इस अंदाज में काम कर रहा हो कि पहले एक चीज जो सियासतदानों को पता होनी चाहिए, वो किसी और को पता है, जिन्होंने मुल्क चलाना है उन्हें नहीं पता, तो लिहाजा वहां से एहतजाज की आवाज तो उठेगी। दूसरी बात यह है कि अज़्म इस्तेहकाम अब एक पॉलिटिकल मौकिफ बन चुका है, एक सियासी मौकिफ बन चुका है, और खासतौर पर केपी की जमातों के लिए और बलूचिस्तान की जमातों के लिए। तो अब वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मौकिफ से वापस नहीं आएंगी। तीसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना लीडर के बारे में कि लीडर इज द वन हु वॉक्स द वे, लीडर इज द वन हु नोज द वे, वॉक्स द वे एंड शोज द वे। ठीक है, अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, ही डजंट नो द वे, ही डजंट वॉक द वे एंड ही डजंट शो द वे। तो वो खुद बेसिकली हाथ पकड़ के रास्ता तलाश करते हैं, चाहे जाए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को किसी एक जगह पे ला के इकट्ठा कर सके। और वैसे भी जैसे मैंने अर्ज किया कि ये चाल चलने का वक्त गुजर चुका। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, और दोनों आईनी इदारों को इस मामले पर फौरी मुशावरत करने की हिदायत करते हुए कहा कि आईनी इदारे आपस में लड़ें
तो मुल्क तबाह हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इलेक्शन कमीशन की अपील पर जब समाअत शुरू की तो तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया और केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बेंच पर एतराज़ करके हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। बेंच उन्होंने नहीं, कमेटी ने तश्कील दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? पहले अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे और बुरे होंगे? इस मौके पर अदालत ने पीटीआई के वकील का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजने का इंदिया भी दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मसला हल कर सकता था, अब मुशावरत में क्या रुकावट है? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर ने कहा कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मुलाकात के लिए खत लिखा है, जिसका अभी जवाब नहीं आया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर तरमीम मंजूर हो जाए तो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी है। इसी सारी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो फैसला दिया है, इससे इंतखाबी उज़रदारियों का ये जो मामला है, इसमें कितना डिले हो सकता है? कि बस जितना जल्दी फिर ये ट्राइब्यूनल्स बनेंगे उसी हिसाब से फिर डिले का तयन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेट हो चुका है। अब अगर ये इसके बनने में मुझे लगता है कि 4 से 6 हफ्ते तो और लग जाएंगे। अच्छा। और उसी निस्बत से फिर ये डिले भी हो जाएगा। तो पहले भी ये उज़रदारियों का मामला जो है वो बावजूद इसके के कानून में लिखा हुआ है कि 180 दिन के अंदर तय होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से ही कोई एक आध पिटीशन 180 दिन में तय होती है, कई सालों चलती रहती है। तो ये बहुत तशवीश की बात है कि ये एक मजीद एक नई उलझन पैदा हो गई है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने की कोशिश हो रही है, या इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रिब्यूनल्स के मामले में जो तर्ज अमल इख्तियार किया और फिर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स अपनी मर्जी से बल्कि आर्बिट्रेरीली उसको ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार दे दिया, तो इसके तो पॉलिटिकल मीनिंग भी है। तो क्या आज का फैसला भी उस तासुर को तक़वियत नहीं देगा कि जनाब ट्रिब्यूनल्स दरअसल हुकूमत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाने हैं? देखिए, अगर आप आइन और कानून को देखें तो उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन बनाएगा जी। इसका इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। वो आइन का आर्टिकल 219C है, वो भी यही कहता है, और फिर इलेक्शंस एक्ट में भी सेक्शन 140 ये कहता है बड़ा क्लियरली। इस पर मेरे ख्याल में दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में बातों के साथ सवाल उठ रहे हैं, और एक काफ़ी तादाद ऐसी है जो ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सका, और अभी भी वो फ्री एंड फेयर उनके इकदाम नहीं हैं। तो इस वजह से ये सवाल उठाया जाता है, वरना कानून और आइन में ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी फेयरनेस एस्टेब्लिश करने के लिए क्या ये नहीं चाहिए कि वो जो कानून है उसका इतलाक इस तरह करे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी भी नजर आए? यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग अगर जाते हैं ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन से फौरी रायत हासिल कर लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे भी वहां पर सहूलत काफी मिल जाती है। अगर आपका इशारा ये जो आज का ऑर्डर है इसके बारे में है, तो अगरचे ऑर्डर का पूरा टेक्स्ट तो अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अपॉइंट करने का फैसला तो सरीहन गलत था, उसको मुअत्तल होना ही चाहिए था। लेकिन मेरे पास वो स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि मैं उसकी बुनियाद पे कह सकूं कि इलेक्शन कमीशन को ये रिलीफ जल्दी मिल जाता है और दूसरे लोगों को नहीं मिलता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है। बहुत से मामलात इलेक्शन के दौरान ऐसे हुए हैं, इलेक्शन के नताइज के डिले हो जाना, उसके फॉर्म 45 को अपलोड करने में देर कर देना, आपका इलेक्शन का मैनेजमेंट सिस्टम का बैठ जाना, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें हैं। और फिर फॉर्म 45 के अंदर इतनी ज़्यादा ओवर राइटिंग का होना,
तो इतनी बड़ी बातें होने के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत से इकदाम की जरूरत है ताकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छा, ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन को कुछ रिलीफ मिलता है, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है शायद कि अदालतों ने बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का इस्तदलाल ये है कि इलेक्शन कमीशन न सिर्फ खुद मुख्तार है बल्कि ये बहुत सारे फैसले भी कर सकता है। अगरचे मैं इस इस्तदलाल से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल क्या आप समझते हैं कि ये भी एक रास्ता है जो अदालत ने ये जो तरीका इस्तदलाल अपनाया है, ये कुछ इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी के साथ साथ उसकी खुदसरी में भी इजाफा कर रहा है? हकीकत यह है कि मैं खुद भी ये राय रखता हूं कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन उसके अंदर अदालतें बहुत ज्यादा मदाखलत करती रही हैं और कर रही है। अगरचे इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और उसको अपने फैसले करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके मामले में जब भी कोई शिकायत आती है फौरी तौर पे एक स्टे ऑर्डर जारी कर देता है। तो इलेक्शन कमीशन बहुत एक यूँ समझिए कि गैर फाल इदारा बन के रह जाता है बहुत से मामलात पे। और ये मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इंडिया के मामले में जब हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसके पास बहुत वसी इख्तियारात तो उतने ही हैं जितने पाकिस्तान में हैं, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है कि जब और इसके बाकायदा एक फैसला जारी किया हुआ है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा तो जब तक इंतखाबात के नतायज जारी नहीं हो जाएंगे इस दौरान वो इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में किसी पटिशन की समाअत नहीं करेगा। लेकिन ये भी तो ज़हन में देखिए बिलाल साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी साइड पे पाकिस्तान की साइड पे अगर देखें तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वो भी तो कमाल किस्म के लोग आए हैं ना। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अरशाद हसन खान साहब आए, हमारे यहाँ और बहुत सारे लोग आए जिनकी बाकायदा तौर पे इंटेग्रिटी पे शक किया जाता था। और इस वक्त जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बारे में एक जमात तो मुतय्यन अंदाज में इल्ज़ामात लगाती रहती है और लगा रही है, और इत्तफाक ऐसा है कि जो कानून का रास्ता जिस तरफ जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर निकालते हैं वो उस जमात के खिलाफ ही जाता है। ये दुरुस्त है आपकी बात, उनकी शिकायत अपनी जगह बहुत तसलसल के साथ है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि हमारे यहाँ जो एक ऐसा निज़ाम है जो इंडिया से भी बेहतर है कि यहाँ पे हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स की तैनाती करें। और जिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सबसे ज्यादा एतराज पीटीआई को होता है उनकी तैनाती के लिए तजवीज भी उन्हीं की तरफ से आई थी और फिर हुकूमत उस पर एग्री किया था। तो अब इसका क्या किया जा सकता है जब वो पार्टी खुद गलती करती है, वो कहते हैं कि हमने तो फौज के सरबराह के कहने पे ये किया था, अब आपने क्यों किया था फौज के सरबराह? यहाँ पे फिर एक अगला सवाल नहीं उठता कि चलिए गलती होगी अपॉइंटमेंट में, लेकिन उनको राह रास्त पे रखने के लिए या कम से कम उनसे ये तवक्को तो मेरा ख्याल है सब अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, वोटर को भी, वोट लेने वाले को भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि इवन हैंडेड भी रहेंगे और इनके जो फैसले होंगे वो एन इंसाफ के मुताबिक होंगे। बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं तो ये आगे बढ़ के कहूंगा कि सबसे बड़ी बात जिसमें उन्होंने अपनी नाकामी का किसी हद तक सबूत दिया है वो इलेक्शन के मौके पे है। देखिए इलेक्शन एक तो डिले हुआ, चले वो हो गया, फिर उसके बाद फिर डिले हो गया सेंसस की वजह से, चले वो हो गया। अब क्वालिटी ऑफ इलेक्शन के ऊपर इतने संगीन सवालात हैं वो उसका कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं है। आप देखें कि 2018 में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कोलैप्स हो गया था, पूरे 5 साल उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई तहकीकात नहीं की कि क्यों बैठ गया था भाई, उसका कौन जिम्मेदार था। तो उनके ऊपर तो क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत से हैं, उनको खुद उसके ऊपर एड्रेस करना चाहिए। लास्टली ये बता दीजिएगा बिलाल साहब के आज का जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, क्या इलेक्शन कमीशन के हक में है या इसके खिलाफ है या दरमियान में है कहीं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हक में होने का बाज़ औक़ात मतलब लिया जाता है कि ये पीटीआई के खिलाफ चला गया। नहीं, मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला है उसका एक हिस्सा जिसके मुताबिक ये कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया है वो तो ऐन आइन और कानून के मुताबिक है। तो ये वो कानून के हक में है, आइन के हक में है। लेकिन जो दूसरा फैसला है
कि इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया हुआ है नोटिफिकेशन उसको मुअत्तल किया है, वो भी मैं समझता हूं कि एक लिहाज से अगरचे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, ठीक। लेकिन वो भी इंसाफ के असूल के लिए शायद उन्होंने कहा है कि आपस में इस मसले को हल कर लें, सही। वरना दोनों आईनी इदारे हैं, किसी एक के खिलाफ फैसला दिया तो वो भी गैर मुनासिब होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बरतानिया में आम इंतखाबात। वेलकम बैक नाज़रीन। बरतानिया में आम इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे ख़त्म होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वोटिंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद एग्ज़िट पोल होगा और कल हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि लेबर पार्टी के केयर स्टामर का कांटे का मुकाबला मुतवक्के है कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक के साथ, और इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार में बरतानिया में भी मसाइल की एक तवील फहरिस्त है, जो कल भी हमने डिस्कस की, जिसमें अवामी अखराजात कम करने की पॉलिसी, ब्रेग्जिट, कोविड और यूक्रेन की जंग शामिल है। इसके अलावा कई आज़ाद उम्मीदवारों ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को इंतखाबी मुहिम का बुनियादी नुक्ता बनाया है। लेकिन इस सब के बावजूद जीत किसकी होगी, अवाम का झुकाव किस तरफ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सहाफ़ी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर जावेद। अज़हर, कल भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने मसाइल की एक लंबी फहरिस्त गिनवाई थी जो इस वक्त बरतानिया के अवाम को फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आमतौर से अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्या आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी दिलचस्पी है अवाम की इस इलेक्शन में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बरतानिया का जो इंतखाबात का दिन होता है, जो पोलिंग डे होता है, वो बहुत स्मूथ होता है। जो पोलिंग टाइमिंग है वो बहुत लंबे रखे जाते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। 1 माइल स्क्वायर के अंदर आपको अपना पोलिंग स्टेशन मिल जाता है। अच्छा। आप 10 से 15-20 मिनट की वॉक पे जाके वोट डाल सकते हैं। इस वजह से हमें वो रवायती गहमा गहमी जो पाकिस्तान में जिसमें कितारें लगती हैं वो तो नजर नहीं आता, लेकिन आखिरी वक्त में रात 7-8 बजे के बाद कई जगहों पे कुछ लाइनें हमें जरूर नजर आती हैं, लेकिन जो अमल है वो बड़ा एक स्मूथ अमल होता है, जिसकी वजह से अच्छा ये बताइएगा अजहर कि यहाँ पर पाकिस्तान में तो वोट डालने के लिए आपको एक दस्तावेज साथ लेके जानी पड़ती है, शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर वो जगह जगह यानी मामला चेक होता है, फिर हतमी तौर पे अंगूठे पर एक निशान लगता है। तो यहाँ पर वोट डालने का अमल कैसा होता है, एक वोटर कैसे वोट डालता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा आसान अमल होता था गुज़िश्ता इंतखाबात तक कि आपको वोटर आईडी भी नहीं चाहिए होती। अच्छा। जो गुज़िश्ता इंतखाबात हमने 2019 में देखा लेकिन इस दफा से पहली दफा हुआ है इसमें कि आपको अपनी एक आईडी, फोटो आईडी जो है वो शनाख्ती दस्तावेज वो लेके जाना पड़ती है। वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, वो कोई और ऐसी दस्तावेज हो सकती है जिसपे गवर्नमेंट दस्तावेज जिसपे आपकी वीर लगी। तो इस दफा से ये इसको कंपल्सरी किया गया पहली दफा। अमल बहुत सादा होता है, आप अपना जो भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो आपसे पोलिंग स्टेशन के अंदर वो आपसे आपका एड्रेस लेते हैं। इससे पहले वो आप जो है हर वोटर को बजरिया डाक उसका जो वोटिंग का एक कार्ड होता है वो भिजवा दिया जाता है, जिसमें उसका पोलिंग स्टेशन लिखा होता है, उसका पोलिंग वो वोट नंबर लिखा होता है। तो इतना मुश्किल उनको नहीं नजर आता, वो उसमें से देख के अपने रजिस्टर में से वो आपको वोट देते हैं, बना के पर्ची देते हैं, पर्ची दे के आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोट है वो किसी मशीन के जरिए डाला जाता है या मोहर लगाई जाती है? यहाँ पर रवायती तरीकाकार है पोलिंग के, आपको बैलेट दिया जाता है, कागज का पेपर बैलेट होता है, वो जाके आप उसको मोहर नहीं होती, उस पे आप पेंसिल रखा होता है और पेंसिल से आप उसको क्रॉस करते हैं। जो भी आपका पसंदीदा कैंडिडेट है उसके आगे खाना बना होता है उसके नाम के साथ, तो वहाँ पे आप क्रॉस करके उसको वोट डालते हैं। अच्छा ये बताइए कि वहाँ कई जो भी इलेक्शन अथॉरिटी होगी, क्या इस दफ़ा उसने किसी जमात का इंतखाबी निशान वापस लिया या वहाँ पे उम्मीदवारों के कागजात तो नहीं छीने गए इंग्लैंड में?
जी बिल्कुल, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि क्या यहाँ पे इंतखाबात का निशान तो नहीं लिया गया, तो लेकिन उसकी वजह जो बनती है कि यहाँ पर जो तमाम पार्टीज हैं हाँ। उनके अंदर एक जमहूरी अमल है, वो अपने इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाते हैं और उनको जो लीडर होता है, लीडर उसको बाकायदा एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए तमाम पार्टीज चुनती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब पार्टी के अंदर तमाम जमहूरी तरीक़ाकार को फॉलो किया जाता है और यहाँ पर अगर केस तामर है तो वो अपने पार्टी के मेंबरान के वोट वो कोई 100-200 बंदों से नहीं लेके आते, वो जितने भी पेड मेंबर होते हैं, लेबर पार्टी का हो, कंजर्वेटिव का हो, वो उन इंतखाब में हक राय दही इस्तेमाल करते यानी हैं। वहाँ मसाइल भले ये तो बात समझ में आ गई। कागजात छीने गए किसी से? मतलब वो बंदा जा रहा हो, उससे अचानक झपट्टा मारा किसी हमारे ने, जैसे नहीं है। इस तरह हुआ? देखिए जी हबीब साहब, जो शरारत आप करना चाह रहे हैं या जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आपसे उस पूछना हवाले चाह से मैं ये इतना कहूंगा कि यहाँ पर जो रवायत 2018 में भी 19 में भी किसी से नहीं छीने गए थे और इस दफा भी किसी से नहीं छीने गए, 1935 में भी नहीं छीने गए थे। तो इनकी जमहूरी इक़दार रवायात इतनी मजबूत हैं और यहाँ पर कोई किसी क्या कहते हैं किसी के सर पे बैठ के नहीं आता, किसी के शोल्डर्स को इस्तेमाल करके नहीं आता। उन्हीं जमहूरी रवायात के तहत वो जो कागजात और बैलेट बॉक्सेस छीनने का रवाज यहाँ पे नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूर ही रहने दे तो हबीब साहब को लग रहा है कि अगर उनके मसाइल हमारे जैसे, शायद हालात भी हमारे जैसे हमारा है बड़ा महदूद सा मुशाहिदा। इस वजह से हमने तो 2024 में जो इलेक्शन देखे उसमें हमें ऐसे लगता है कि दुनिया भर में यही कुछ हो रहा होगा। अच्छा अजहर, हमें ये बताएं कि इस दफा कई ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, बल्कि लेबर पार्टी के भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो अपनी जो इंतखाबी मुहिम है जिसमें उन्होंने गजा के मामले को बड़ा हाईलाइट किया है, तो क्या लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं गजा के मैटर के साथ? जी देखिए बिल्कुल, यहाँ पे आम लोग जो हैं उन्होंने चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, उन्होंने एक ह्यूमैनिटी काज के तौर पे इसको लिया। हमने देखा लंदन में बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए, बहुत सारी वोट रही और खासतौर पे मुसलमान वोटर तकरीबन 3 मिलियन है, 1.6 to 1.8 मिलियन पाकिस्तानी वोटर है। इस पे बड़ा एक अमल दखल तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। उज़मा नोमान साहब ये इशारा कर रही है कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि जब रिजल्ट आ चुके होंगे तो फिर हम आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। तो आप हमें ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल वहाँ पे बने या नहीं बने। फिर इलेक्शन कमीशन के पास जब केस गया तो उसने किसी एक पार्टी का साथ दिया या उसने इवन हैंडेडली काम किया? उससे पहले तो हबीब ये भी साहब बताइएगा। उससे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिजल्ट कितने दिनों बाद आया। वो ये भी बताइएगा कि रिजल्ट कितनी देर बाद आया, और ये भी बताइएगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो फिर वहां पे जज साहब या चीफ जस्टिस साहब क्या बात करेंगे। ये सारी बातें आपसे करनी है हमने। जी ठीक है अजहर, नेक्स्ट आपसे जरूर इस बारे में हम अपडेट्स लेंगे। आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।